क्या करेंगे, बताइए वो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। अरे अरे आपका वोट छीना जा रहा है, अरे आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। राजनीति करना बंद करो। आज हम लोग सड़क जाम किए हैं, चक्का जाम किए हैं, संपूर्ण बंदी किए हैं। गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। जो मतदाता सूची में संशोधन करने का जो कार्यक्रम है उसको वापस लेना होगा। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। आपको देश छोड़ने को भाई कुछ नहीं ऐसा। होश में आओ, होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, यही नारे बिहार में आज गूंज रहे हैं। बिहार में विपक्षी पार्टियों ने बंद बुलाया है। कहा यह जा रहा है कि बिहारियों को वोट डालने से रोकने की साजिश हो रही है। संविधान की हत्या हो रही है और मतदाता सूची में भारी हेरफेर करने का काम भाजपा के सारे पर चुनाव आयोग कर रहा है। वोटर लिस्ट में गरीब गुरबा आम लोगों के नाम के कटौती के विरोध में आज हम लोग सड़क जाम किए हैं, चक्का जाम किए हैं, संपूर्ण बंदी किए हैं। जो मतदाता सूची में संशोधन करने का जो कार्यक्रम है उसको वापस लेना होगा। यह भी कहा जा रहा है कि 4 करोड़ से अधिक बिहारी जो बाहर रह रहे हैं और राज्य में हैं, उनको वोट न डालने देने की यह साजिश है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है। यह भी कहा जा रहा है कि गरीब मुसलमानों, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का वोट छीनने का प्रयास है, उनकी नागरिकता छीनने का प्रयास है। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये सब कुछ है जो पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर। ध्यान रहे, जब भी हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, देश में जैसे संसद है, देश में जैसे सेंट्रल की कोई और एजेंसी इंडिपेंडेंट है, वैसे ही चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग अपने लिए नियम बना सकता है। चुनाव आयोग अपने लिए सुधार की प्रक्रिया अपने हिसाब से अपने तय समय पर तय कर सकता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है। संविधान में चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि देश में लोकतंत्र संबंधी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संबंधी चुनाव आयोग जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह के सुधार कर सकता है। यह उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। अब हम अपने वीडियो पर आते हैं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में मैं, आप और हम जैसे बहुत सारे बिहारी जो राज्य से बाहर हैं, उनका वोट छीनने की कोशिश हो रही है। क्या हम अब वोटर नहीं रह जाएंगे? और अगर हमारा वोट नहीं रहेगा तो क्या हम इस देश के नागरिक भी नहीं रहेंगे? बिहार में चुनाव आयोग ने एक ड्राइव चलाया है। ड्राइव चलाने से पहले, पूरी कहानी पर आने से पहले, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। आप जरूर जाकर उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा हर वीडियो आपको हमारे चैनल पर और हर तरह की जानकारी हम वहां आपको मुहैया कराते रहेंगे। हमारा आपका मेलजोल, हमारी आपकी बातचीत जरा आसान होने जा रही है इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। वीडियो पर आते हैं। भारत का मैप याद रखिए, भारत के मैप में बिहार का स्थान याद करिए और इस बात का ध्यान रखिएगा, बिहार यहाँ ऊपर नेपाल से जुड़ता है और ये बगल में वो जुड़ता है वेस्ट बंगाल से। इसकी क्या महत्ता है हम आगे इस वाले हिस्से पर भी बात कर लेंगे। अब जब आप आगे आते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा, जो कहा गया पप्पू यादव और तमाम अपोजिशन के नेताओं के द्वारा, मैंने आपको बताया बिहार में विपक्ष ने यह कहा है कि आज चक्का जाम है। आम लोगों के नाम के कटौती के विरोध में आज हम लोग सड़क जाम किए हैं, चक्का जाम किए हैं, संपूर्ण बंदी किए हैं। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। हालांकि बिहार में कितना चक्का जाम है इसकी खबर शाम तक आ जाएगी। जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि देश की वोटर लिस्ट में एक भी गैर भारतीय नहीं रहना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, देश के चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, इन तमाम बवालों के बीच जब चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं
कि देश की वोटर लिस्ट में कोई भी गैर भारतीय नहीं होना चाहिए। क्या आपको इस लाइन पर दिक्कत है? क्या आपको इस बयान पर दिक्कत है? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है किसी भी भारतीय को चुनाव आयोग की इस लाइन पर, क्योंकि बेहद स्पष्ट लाइन है, देश में वोटिंग का अधिकार उसी को हो सकता है जो इस देश का नागरिक है। जो इस देश का नागरिक नहीं है और अगर उसका इस देश के वोटर लिस्ट में नाम है तो क्यों है, पहला तो सवाल ये। दूसरा, अगर है तो उसका अधिकार क्यों बना रहना चाहिए? बिल्कुल रिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल फिल्टर किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है वो जो मैंने आपसे कहा, जो आखिर चुनाव आयोग बिहार में ऐसा क्या करने जा रहा है जिस पर राहुल गांधी पटना चले गए हैं, तेजस्वी यादव ने बंद बुला दिया है। तेजस्वी यादव के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष की हैं जो अलग अलग जिलों में, बिहार में कहीं रेल रोका जा रहा है, कहीं सड़क जाम किया जा रहा है। इसकी जड़ में क्या है? तो जड़ में यह है जो सुधार प्रक्रिया का नाम दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, एक ऐसा ड्राइव जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम मतदाता सूची से अगर किसी भी मतदाता का 2 बार नाम है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, हम वोटर लिस्ट को शुद्ध करना चाहते हैं। कोई फर्जी मतदाता नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर से आकर बसे लोगों को अवैध रूप से वोटर तो नहीं बना दिया गया। इसके लिए हर जिले में हर मतदान केंद्र का जो बीएलओ अधिकारी होता है उसको ये बताया गया कि भाई जरा मतदाता सूची जांचो, इसके लिए पहचान पत्र, दस्तावेज और स्थानीयता का कड़ाई से पुष्टि करो। ये सब क्यों हो रहा है? असल बात यह है कि बिहार में ये ड्राइव इलेक्शन कमीशन चला क्यों रहा है, इस बात की गंभीरता को समझिएगा। तो मैं इसके लिए आपको ये मैप देखिए जो बिहार का है, ये सीमांचल का इलाका है, जो अलग आपको किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ वेस्ट बंगाल से जुड़ता है और ऊपर नेपाल से ये वाला इलाका जो सीमांचल का जुड़ता है। इन इलाकों में हाल फिलहाल में जबरदस्त डेमोग्राफी चेंज हुई है, मतलब जनसंख्या का संतुलन जबरदस्त तरीके से ऊपर नीचे हुआ है। और यही कारण है कि इस इलाके को ध्यान में रखकर फिर मैं कह रहा हूं कि यह ड्राइव चुनाव आयोग पूरे प्रदेश यानी पूरे बिहार में चला रहा है, लेकिन इसका ख्याल खासकर सीमांचल के इलाके में जबरदस्त तरीके से रखा जा रहा है। अब जब आप आइएगा इस बात पर कि क्या ये चुनाव आयोग इस तरह का ड्राइव किसी देश के हिस्से में या किसी राज्य में पहली बार कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 2005-6 में दिल्ली में भी, उस समय आपको याद होगा यूपीए 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उस दौरान दिल्ली में भी मतदाता सूची की सफाई की गई थी। उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत चरम पर था और उनको लेकर ही दिल्ली में उस समय यह मुहिम चलाई गई थी। असम में एनआरसी, आपको पता है, एनआरसी का मकसद केवल यही था कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है ये समझा जाए। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार में ये ड्राइव चलाने की जरूरत क्यों हुई, मैंने आपसे बताया सीमांचल का इलाका। उस सीमांचल के बारे में जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये इलाके नेपाल और बंगाल से सटे हुए इलाके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये इलाका जो है ऐतिहासिक रूप से एक तो उपेक्षित रहा है, दूसरा यहां बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बहुत ही तेज प्रक्रिया है। अब जैसे आप 2011 का सेंसस देखें, उसमें किशनगंज की कुल आबादी 17 लाख थी, जिसमें मुस्लिम आबादी 11 लाख, यानी कि करीब 67% आबादी किशनगंज में मुस्लिम थी। कटिहार आइएगा तो कटिहार की कुल आबादी 30 लाख, जिसमें 11 लाख मुस्लिम आबादी, करीब 43% आबादी मुस्लिम। ये सारी कहानी 2011 सेंसस की है। अररिया आइएगा, कुल आबादी 28 लाख, जिसमें मुस्लिम आबादी 9 लाख और प्रतिशत करीब 39.5%। पूर्णिया आइएगा तो 32 लाख कुल आबादी, मुस्लिम आबादी 10.5 लाख और प्रतिशत करीब 35% आबादी जो है वहां पर पूर्णिया में मुस्लिम है। अब जब आप आइएगा, चूंकि सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन जो अनौपचारिक आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स में दावा है, वो ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों में, जिन जिलों का मैंने नाम लिया, मुख्यतः इन 4 जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई ब्लॉकों में यह प्रतिशत 70% से ज्यादा हो गया है। कुछ अनुमानों के अनुसार किशनगंज में मुस्लिम आबादी अब 70% पार कर चुकी है। अब इसके पीछे भी कई तरह के वजह हैं, जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, मुस्लिम समुदाय में जन्म दर बेहद अधिक है, बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठ की आशंका है, आने वाले लोग सीमांचल में बड़ी आसानी से बस जाते हैं, स्थानीय राजनीतिक संरक्षण, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में
ये सब कुछ माफ है। आप नेपाल से आ रहे हैं, आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, आप म्यांमार से आइए, आपका वोटर कार्ड भी बन जाएगा, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा, आपका पैन कार्ड बन जाएगा, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। ऐसे सैकड़ों हजारों मामले इस देश में हैं। इस पर बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि अगर डेमोग्राफी इन इलाकों की चेंज हो रही है, जनसांख्यिकी इस तेजी से बदल रहा है, तो दिक्कत क्या है? बेसिक दिक्कत समझ लीजिए क्या है। लोकल पहचान मिट रहा है, जो स्थानीय समुदाय है वो खुद को अल्पसंख्यक महसूस कर रहे हैं। दूसरा, नकली वोटर्स के जरिए जानबूझकर राजनीतिक समीकरण बिगाड़े जाते हैं। तीसरा, कानूनी और सामाजिक तनाव की संभावना बढ़ती रहती है, जैसे असम में एनआरसी के बाद हुआ। असम की डेमोग्राफी में कभी से 40% मुसलमान नहीं थे, लेकिन वहां की डेमोग्राफी इस कदर बदली कि अब वहां करीब करीब 40% मुस्लिम आबादी है। चुनाव आयोग का इस पूरे ड्राइव पर कहना यह है कि यह प्रक्रिया, हम इसको चुनाव निष्पक्ष रहे और गैर नागरिक वोट न कर पाए, हम इसको तय करना चाहते हैं। दूसरा, सीमांचल में जनसंख्या का जो तेज बदलाव हो रहा है वो केवल सामाजिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक शब्द अगर आपको समझ में आती है तो इसका महत्व आप समझिएगा कि कोई विदेशी अगर आपके यहां आकर के रह रहा है तो फिर जंग की हालत में, मुसीबत के समय वो आपके लिए खिलाफ क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाजा शायद लगाना मुश्किल हो। अब सवाल है कि इन इलाकों में किया क्या जा रहा है। इस प्रक्रिया में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जो मुख्यतः जैसा मैंने आपको बताया किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया के अलावा सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा के भी इलाकों में हो रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, मतदाता सूची से डुप्लीकेट, फर्जी, अवैध नाम हटाना, बाहर से आकर बसे गैर नागरिकों को पहचानना, वोटर लिस्ट में घुस चुके इस तरह के लोगों को निकालना, स्थानीयता की पुष्टि, क्या व्यक्ति वाकई में उसी जगह का नागरिक है। यह जो पूरा एक्सरसाइज है ये इसीलिए किया जा रहा है जो चुनाव आयोग कह रहा है। अब सवाल है कि इस अभियान में क्या किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगर किसी को अपनी नागरिकता या अपना वोटर लिस्ट में नाम रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। उसको 11 तरह के दस्तावेज बताए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा जो देने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र, राजस्व विभाग द्वारा जारी जाति या निवास प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, पेंशन का दस्तावेज, शासन द्वारा जारी बीपीएल राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र का लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, राजस्व रिकॉर्ड या जमीन का दस्तावेज। अब सवाल एक और है जो गहन है। इन 11 दस्तावेजों में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में आंदोलित पॉलिटिकल पार्टियां और राजनेता लगातार एक और सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कि आधार आप ही जारी करते हैं, पैन आप ही जारी करते हैं, तो आधार को नागरिकता का सबूत क्यों नहीं मान रहे। इस पर आइए, जो विभाग ने कई बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो ये, आधार और पैन को नागरिकता का प्रमाण इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यह केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। UIDAI खुद कई बार अदालतों में कह चुका है कि आधार कार्ड होना भारत का नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। बहुत से घुसपैठियों के पास भी आधार बन चुका है, इसीलिए इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप दिल्ली से लेकर हरियाणा और जम्मू तक के रोहिंग्या कैंप्स में चले जाएं, उनके पास आधार कार्ड भी हैं, उनके पास कईयों के पास राशन कार्ड भी मिल जाएंगे, वो पूरी कहानी आपको दिखा देंगे। आगे आइएगा, पैन कार्ड क्यों नहीं, तो पैन कार्ड इसीलिए नहीं क्योंकि ये टैक्स सिस्टम से जुड़ा दस्तावेज है, इसे कोई भी रेजिडेंट रहने वाला बनवा सकता है, नागरिकता जरूरी नहीं है पैन कार्ड बनवाने के लिए। दूसरा, विदेशी नागरिक NRI OCI कार्ड धारक भी पैन ले सकते हैं, इसीलिए आयोग आधार या पैन को नागरिक होने का आधार नहीं मान रहा है। विवाद इसलिए है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जब आधार और पैन तो सरकार ने खुद बनाया तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मान क्यों नहीं रहे हो। आयोग ये कह रहा है कि उसका मकसद सिर्फ असली भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार तय करने का है। इसमें खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और नेपाल से बॉर्डर क्रॉसर्स को वोट देने से रोकने का मामला है। अब सवाल है कि ये जो पूरी मुहिम चल रही है, ये मुहिम कैसे चल रही है। ये मुहिम चल रही है, BLO यानी बूथ लेवल के ऑफिसर्स घर घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं। संदिग्ध मामलों में थाने से रिपोर्ट, स्थानीय मुखिया सरपंच से पुष्टि ली जा रही है।
अगर किसी के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग की यह मुहिम सीमांचल जैसे इलाकों में लोकतंत्र बचाने की कोशिश बता रहा है। आधार और पैन भले आम आदमी के लिए जरूरी हो, लेकिन नागरिकता का सबूत नहीं है, इसीलिए आयोग 11 खास दस्तावेजों पर ही भरोसा कर रहा है। दूसरा, बार बार मेरे वीडियो में आपको एक शब्द घुसपैठ की बात बिहार के अंदर सुनाई दे रही होगी, वो ये, तो आपको ये चीज समझना होगा कि इसको लेकर कोई आधिकारिक संख्या तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान और रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट्स का इनपुट यह है कि बिहार में अनुमानित घुसपैठियों की संख्या 15 से 18 लाख के आसपास हो सकती है, और यह रिपोर्ट 2004 से 2018 के बीच है। स्थानीय प्रशासन का अनुमान यह है कि सीमांचल के इलाकों को लेकर अगर खासतौर से बात करें, सिर्फ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में लगभग 6 से 8 लाख घुसपैठिए हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, या तो नेपाल से आए हुए हैं या फिर बांग्लादेशी हैं। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने एक बयान में एक बार यह कहा था, बिहार और बंगाल में मिलाकर ही करीब 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। 2020 की इंटरनल इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट यह बताती है, कई जिलों के वोटर लिस्ट में 10 से 15% नाम संदिग्ध पाए गए थे। फिर मैं कह रहा हूं कि यह कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन इनमें मीडिया इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय सर्वे और इंटेलिजेंस का जो इनपुट है, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये जो बार बार विपक्ष पूछ रहा है कि लोगों के वोट का अधिकार चला जाएगा, 4 करोड़ लोग वोट कैसे देंगे, बिहारियों को वोटिंग से रोकने की साजिश है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यह सारी कहानी जो विपक्ष कह रहा है, सवाल ये कि अगर कोई नागरिक, जैसे मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, अगर मैंने प्रशासन को, या जो बीएलओ अधिकारी आता है वो मुझसे अगर 11 के 11 दस्तावेज मांग रहा है, और फर्ज करिए कि मेरे पास 11 में से 11 कुछ भी नहीं है, न जन्म प्रमाण पत्र है, न स्कूल का सर्टिफिकेट है, न जाति, न निवास प्रमाण पत्र, न नागरिकता का प्रमाण, न बैंक और पोस्ट ऑफिस खत्म, पेंशन का दस्तावेज नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मतलब कुछ नहीं है, मेरे पास क्या रास्ता है? तो मैं आपको बताता हूं। जो स्थानीय नागरिक हैं उनके पास यह रास्ता है कि आप अपने मुखिया के पास जा सकते हो, आप अपनी पंचायत में जा सकते हो, आप अपने गांव के रहने वाले लोगों से यह सत्यापित करा सकते हो, अटेस्टेड करा सकते हो कि गांव के लोग आपके बारे में कहते हैं कि नहीं, ये यहीं का रहने वाला है। सवाल है, आगे आइए, जैसा मैंने आपसे कहा कि स्थानीय प्रामाणिकता, मतलब जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहां के लोगों की जो बात होगी, वहां के लोग जो कहेंगे वो। दूसरा, मुखिया और सरपंच का प्रमाण पत्र, गांव के बुजुर्ग, जैसा मैंने आपसे कहा, गांव के बुजुर्ग और पंचायत समिति की पुष्टि बीएलओ ले सकता है। जो बीएलओ ये कह देगा कि अरे इसके पास कोई पेपर नहीं है, इसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दो, ऐसा नहीं है। आपको मौका मिलता है, आप अपने गांव के बुजुर्गों से, पंचायत से, मुखिया से, सरपंच से, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे यह पुष्टि करवाकर बीएलओ को दे सकते हैं। बीएलओ वहां सत्यता की जांच कर सकता है। ये सारे रास्ते हैं। अगर किसी के परिवार के दूसरे सदस्य, जैसे माता पिता, भाई के पास दस्तावेज है और हमारे पास नहीं है, तो उसके आधार पर पारिवारिक रिश्ता यह प्रमाणित करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। और जो मैंने बुजुर्गों वाली बात, जो मैंने गांव वाली बात, जो मैंने समाज वाली बात, या फिर पंचायत, मुखिया, सरपंच वाली बात कही, इसको कहते हैं कम्युनिटी वेरिफिकेशन। पूरा समाज ही जब आपकी नागरिकता का हवाला दे दे तो फिर वहां किसी अखबार, पेपर की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कोई पेपर नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझो, सामान्य बात देखो, नेताओं की खासियत यही है कि वो आसान से आसान चीज को मुश्किल से मुश्किल, और मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान से आसान बताकर लोगों को बेचते हैं। काम सारा ये है कि कैसे भी हमारा फायदा होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन एज अ नागरिक, एज अ भारतीय, क्या आप ये चाहेंगे कि आपके देश के लोकतंत्र का फैसला, आपके भविष्य का फैसला आप न करके कोई विदेशी नागरिक वो आकर आपके यहाँ के नतीजों को प्रभावित कर दे? ऐसा कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा। और अगर अब ये सिचुएशन इस देश में है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, नेपाली घुसपैठिए आकर इस देश के चुनाव को प्रभावित कर सकने की ताकत रखते हैं, तो वो फिल्टर होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्त
कि इस देश में आपको पता है म्यांमार से चले रोहिंग्याज जो बांग्लादेश होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए दिल्ली तक आए। क्या आपको पता है कि वो जम्मू तक कैसे चले गए? रोहिंग्याज जम्मू तक बसे हुए हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा अगर ये हो जाए, जो रोहिंग्याज जम्मू तक चले गए वो कश्मीर क्यों नहीं गए? इस पर सोचिएगा और जवाब मिले तो कमेंट में बताइएगा। एक पूरा नेक्सस है जो इनका राजनीतिकरण करता है, इनको राजनीतिक टूल बनाता है और उसका चुनावों में फायदा लेता है। जीवन यापन का तरीका या स्टाइल उनका बदलता नहीं है, वो वैसे भी खाना बदोश की जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो एक पॉलिटिकल टूल का रूप है, एक नया वोटर वर्ग है। और यही कारण है कि ये जो बेचैनी आप पटना की धरती पर देख रहे हैं, वो पप्पू यादव जो कह रहे हैं चुनाव आयोग होश में आओ, वो पूर्णिया से लाखों वोट से उसी चुनाव आयोग के सिस्टम के तहत जीत कर आए हैं। अब जो सांसद खुद लाखों वोटों से जीता है वो कुछ महीनों बाद फिर कह रहा है कि चुनाव आयोग होश में आओ, तो चुनाव आयोग ऐसा क्या गलत काम कर रहा भाई? मैंने आपसे कहा चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, चुनाव आयोग को लगता है कि कोई सुधार किसी समय पर करने की जरूरत है, वो करेगा। चुनाव आयोग ने एक और बात बड़ी साफ कही है कि ये कोई आखिरी राज्य नहीं है, बिहार से शुरू हो रहा है और 2026-27 में और भी जिन राज्यों में चुनाव है ये कहानी वहां तक जाएगी। वेस्ट बंगाल, असम, इन 2 राज्यों में तो बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला, तमिलनाडु, इन राज्यों में बड़ा चैलेंज होने वाला है चुनाव आयोग के लिए। इसीलिए जो लोग आपको भरमा रहे हैं, बताइए ये पेपर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, बताइए वो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अरे अरे आपका वोट छीना जा रहा है, अरे आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, आपको देश छोड़ने को। भाई कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं। अरे जिस धरती पर हम आप पैदा हुए उस धरती पर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हमको आपको परेशानी क्यों होगी? परेशानी उसको होगी जो चोर है, जिसके दिल में चोर है, जिसके दिल में खोट है, और वो नहीं कर पाएगा साबित। मैं मेरे गांव जाऊंगा आज से 25 साल बाद भी तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिता यहीं के थे, मेरे दादा के यहीं के थे, मेरे दादा के दादा भी यहीं के थे। लोग बता देते हैं कि आप किस समाज का हिस्सा हैं। लेकिन जहां जिसके पास समाज में भी लोग बताने को नहीं है, लोग पहचानने वाले नहीं हैं, पूरा समाज ही जिसको संदिग्ध नजर से देख रहा है, अगर वो भी वोटर लिस्ट में है तो सवाल है। कोई व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है और उसके नाम पर जाकर हर साल वोट डल रहा है, 10 साल पहले मौत हो गई और पिछले 10 साल से हर चुनाव में पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा में वोट डल रहा है, तो क्या यह सुधार नहीं होना चाहिए? और फिर मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई बड़े प्रक्रिया को या बड़ी सुधार को लागू करने की इतने बड़े देश में योजना आती है या कोशिश होती है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो परेशान होते हैं, जिनको भागना दौड़ना पड़ता है। लेकिन फिर आप ये समझिए कि देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट गई है विपक्ष की पार्टियां कि नहीं नहीं देखिए ये बड़ा गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सीधा रोक देगा इस पूरी प्रक्रिया को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष जानेगा। और सुप्रीम कोर्ट को अगर चुनाव आयोग की बात में दम लगा तो सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता है कि नहीं भाई साहब ये ठीक हो रहा है। अगर उस बात में दम है जो सीमांचल में डेमोग्राफी अगर तेजी से बदल रही है, अगर देश के कुछ जिलों में जानबूझकर जो वेस्ट बंगाल से सटे इलाके हैं, अगर वो झारखंड या बिहार कहीं भी अगर ये साजिशन हो रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, ये पूरी कहानी जो है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, आप आधार और पैन क्यों नहीं दे सकते? आधार और पैन इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट में देश की संस्थाएं बोल चुकी हैं कि यह केवल पहचान से जुड़ा मामला है, इससे नागरिकता सिद्ध नहीं होती। रोहिंग्यास जो लाखों की संख्या में इस देश में है, वो आधार कार्ड लिए कर बैठे हैं, पैन कार्ड लेकर बैठे हैं, राशन कार्ड भी है कुछ के पास, इसीलिए वो इस देश के नागरिक हो गए। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब आपको मैं एक नंबर दिखा रहा हूं। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो देखो, किशनगंज जो बंगाल से सटा हुआ है, यहां पर अनुमानित घुसपैठियों की संख्या 2.5 लाख से 3 लाख है और घुसपैठ का प्रमुख स्रोत क्या बताया गया है? बांग्लादेश, जिसमें मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है। कटिहार ये भी बंगाल से सटा हुआ इलाका है, यहां भी 1.5 से 2 लाख घुसपैठियों की बात है और इनका मुख्य स्रोत भी बांग्लादेश है। पूर्णिया ये भी बंगाल से सटा इलाका है, यहां भी 1.25 लाख से 1.5 लाख घुसपैठिए हैं, सोर्स बांग्लादेश है।
अररिया में नेपाल घुसपैठ की ज्यादा बात की गई है, जिसमें 1.25 लाख से 1.5 लाख की बात है। नेपाल और बंगाल दोनों जगह से मुख्य घुसपैठ का स्रोत बताया जा रहा है। सीतामढ़ी में नेपाल से ज्यादा घुसपैठ है, 70,000 से 90,000 की बात की जा रही है और इसका सोर्स नेपाल है। मधुबनी में भी नेपाल बताया जा रहा है, 60 से 80,000 घुसपैठियों की बात है। सुपौल में भी नेपाल से आए लोगों की संख्या 50,000 से 70,000 है। पूर्वी चंपारण में भी नेपाल से आए हुए लोगों की संख्या 60,000 से 75,000 बताई जा रही है। पश्चिम चंपारण में नेपाल से आए हुए लोगों की संख्या 40,000 से 60,000 और मुख्य सोर्स जो है नेपाल है। दरभंगा में भी, जहां तक सवाल दरभंगा का है, यहां भी घुसपैठियों की संख्या करीब 40,000 से 50,000 है। अब इसमें जब आप तेजी से देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बिहार में ये रिफॉर्म, ये एक्सरसाइज जो चुनाव आयोग कर रहा है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ये घुसपैठियों का अनुमान कैसे लगा है। मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस का इनपुट है। इसके अलावा बीएलओ और स्थानीय प्रशासन की अनऑफिशियल रिपोर्टिंग है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बता चुका हूं। पत्रकारों और एनजीओज का जमीनी सर्वे है और जनसंख्या के बीच जो असामान्य वृद्धि आई है 2011 और 2023 के बीच, वो सब दिखता है। दूसरा, थानों में, बॉर्डर के इलाकों में जो एफआईआर्स होती हैं, उन एफआईआर में जो लोग नाम लिखाते हैं चोरी, डकैती या हत्या के मामलों में, उसमें अधिकतर अज्ञात नागरिक, नकली दस्तावेज वगैरह इस तरह की चीजों का उल्लेख होता है और ये बता देती है कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। अब ये जो पटना में बेचैनी है, वो बेचैनी का कारण आपको समझ में आ गया होगा। दरअसल आधिकारिक तौर पर यह ड्राइव पूरे बिहार में लागू है, लेकिन इसकी तेजी और प्राथमिकता सीमांचल के जिले हैं और यही कारण है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आज आपको बिहार में, पटना पर में सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हमारा आपका वोट जो है छीनने की कोशिश है। किसी का वोट जो बिहार का है, जो इस देश का है, किसी का वोट नहीं जाने वाला, एक आदमी का। डरे वही जो चोर है, डरे वही जो घुसपैठ करके आया है। हम आप बिहारियों को डरने की जरूरत नहीं है। यह बहुत सामान्य प्रक्रिया है और देश में पहले भी होता रहा है। देश में अलग अलग समय पर कम से कम 9 बार यह एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने किया है। वीडियो के अंत में इस बात को समझ लीजिए कि सीमांचल के इलाके में ही इस बात का फोकस क्यों है, क्योंकि इस इलाके में घुसपैठ बहुत तेजी से हुआ है। दूसरा, इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे डेमोग्राफिक असंतुलन है। राजनीतिक रूप से यह पूरा इलाका जो किशनगंज का है, इसके अलावा अररिया या कटिहार, यह पूरा इलाका बेहद संवेदनशील हो गया है। जबकि सीमांचल के अलावा भी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा जैसे इलाकों में भी ये सब एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्त, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का प्रयास चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। मैंने आपसे बोला, नेता कई बार केवल अपने लिए, अपनी मतलब के लिए आसान से आसान चीज को हमें आपको मुश्किल बना देते हैं। कोई पेपर मांग रहा है, बता रहा है, पूछ रहा है, 11 ऑप्शन हैं, 11। बिहार में साक्षरता की दर की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर 61 से 70 के बीच है। मतलब 70% तो ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं। अब साक्षर हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। रही 30% के आसपास की आबादी, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्म दिया गया था। 4 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं। 25 जुलाई तक का डेट है। 25 जुलाई के बाद भी आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास अगर कोई पेपर नहीं है तो उसके बाद आपको सत्यापित करने का फिर मौका मिलेगा, आप वो फिर से कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट जो चुनाव आयोग देगा वो सितंबर के महीने में देगा। तो इस बीच हर नागरिक के पास, जिसको भी इससे संबंधित परेशानी होती है, वो आगे अपील कर सकता है। वो तरह तरह से अपनी नागरिकता अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा सकता है। लेकिन ये एक्सरसाइज ना हो और फर्जी वोटर बने रहें, जो लोग नहीं रहे अब इस दुनिया में वो बने रहें, जो बांग्लादेशी है वो भी वोट देता रहे, ये तो ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि इस देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया सत्यापित रहे, सही रहे और सही तरीके से चले। इसके लिए ज़रूरी है समय समय पर यह प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि आपके घर का निर्णय किसी और जगह से आया हुआ आदमी ले? क्या हमारे लिए, आपके लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये ठीक है? एक बार हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा।